आज तो तुम्हारी नई भर्ती की घोषणा और हो गई है भाई। हालांकि तुमको नई भर्ती से क्या मतलब है, तुम तो झंडा गाड़ो इसी भर्ती में। और देखो कैसी सरकार है तुम्हारी। लोग तुम्हारी आपकी नहीं है गुरुजी हमारी भी है। अरे ये समझ में नहीं आता है इनके गवर्नमेंट जो है। अब देखो, अभी जो है नोटिफिकेशन आया है जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे खूब चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर में शिक्षा विभाग के 10,000 पदों का वर्गीकरण है जो 2026-27 में भर्ती होगी, है ना, पढ़ा होगा ना आपने। ये निकाला है राजस्थान सरकार ने, वित्तीय स्वीकृति मिली है। अब बताओ, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक तो चलो फिर भी सम्मानित है। वरिष्ठ अध्यापक के निकाले 4,037 टोटल पोस्ट। मतलब अभी वित्तीय स्वीकृति मिली है इनको, तो इनको 15-20 एक महीने के अंदर इनको ये निकाल देंगे, डिवाइडेशन कर रहे कैटेगरी वाइज। तो 4,037 सेकेंड ग्रेड की टोटल वैकेंसी है, तो लगभग मान लो कि 1,000 से तो कम ही आएंगी हिंदी के हिस्से में, है ना। 600-700 ऐसी कोई सीट आएगी हिंदी के हिस्से में। और व्याख्याता में कुल 730 पदों की संख्या दे रखी है। तो 730 पदों में तो हिंदी के हिस्से में 150-200 आ जाए तो वो भी काफी है। लेकिन ये शुरू में कम निकालते हैं, फिर पदवृद्धि इनमें इनको ये आगे बढ़ा देते हैं, पदवृद्धि कर देते हैं। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के चुटकी भर संदूर वाली बात है, बिखरता ही रहता है। चलो, टेस्ट सीरीज 11 में देखिए, फुल लेंथ है, सेकंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, गोरखनाथ ने अपने मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ किया। उत्तर प्रदेश, राजपूताना, राजपूताना पंजाब, राजपूताना महाराष्ट्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में राजस्थान और पंजाब बताया है। जलंधर नाथ तो पंजाब में ही रम गए थे ना। हाँ, प्रीतम कुमार, शुभ संध्या। और सिद्धों का क्षेत्र था पूर्वोत्तर भारत। और रासो साहित्य का तो गढ़ रहा है राजस्थान। और जैन साहित्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानते हुए ये तो जैन साहित्य राजस्थान में भी लिखा गया, लेकिन गुजरात के काठियावाड़ में सबसे अधिक जैन साहित्य लिखा गया। बिल्कुल गोविंद, सही कह रहे हो कि भजन लाल की सरकार में कब क्या हो सकता है। अभी तो ये संभावना थी कि भाई अब तो दूर दूर तक वैकेंसी नहीं है। और ये तो एग्जाम की डेट तुम्हारी 30 मई है। 30 मई से पहले पहले भर्ती निकाल देंगे ये तो। हाँ, शुभ संध्या निशा। तो एक में आ गया उत्तर 2, राजपूताना और पंजाब। क्वेश्चन 2, ससुरी नींद गैल बहुड़े जागे है। ये पंक्ति बहुत चर्चित है कुकुरिपा की। और तुम एक वो पंक्ति याद रखना, कागा तरवर पंच बिडाल, वो लुईपा की है। और तांबा तुम्बा दो ऊंचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, वो चरपट नाथ की है। गोरखनाथ की सरेपा की तो आपको पता ही है, गोरक्षपा अलग है, गोरखनाथ अलग है। गोरखनाथ की तो वो पंक्ति याद करो, कौन सी। हबकी न चलीबा ठबकी न बोलीबा धीरे धरवा पाओ, है ना। बहुत अच्छी पंक्ति है वो। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखारा, अलख निरंजन का नारा, या जोई जोई पिंड है सोई सोई ब्रह्मंड है ना। अवधू रही है हाट बाट रूप बिरख की छाया। बहुत अच्छी पंक्ति गोरखनाथ की। और सरेपा की वो ये कि पांड्य साल सत्य बखाने देही बुद्ध बसंत न जाने, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, वो भी सरेपा की है। और जही मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश, सरेपा। देह जैसा तीर्थ ना मैंने कहीं देखा है ना सुना है। क्या कह रहे हो।
स्टूडेंट को बस, हाँ हाँ विशाल, अब क्या, ठीक है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो यार कंटिन्यूटी बनी रहे। देखो होशियार बच्चे होते हैं, सब निकल जाते हैं, लेकिन ये है कि बाई चांस जैसे कोई बेचारे का लक खराब होता है, कुछ पॉइंटों में रह जाते हैं, तो तुरंत अगली भर्ती में अपने आप को टॉप कर जाते हैं। तो निरंतरता बनी रहे इस बहाने, चलो ये भी कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी, तो बिल्कुल सही है। हालांकि नाथों का ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है, नाथों का ईश्वर सगुण ब्रह्म के प्रति आस्थावान ना होकर के निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्थावान है। हाँ, शुभ संध्या सरोज। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी इसके विरोध में थे। ये बात भी सही है कि नाथपंथी तो नारी भोग के विरोधी थे, इन्होंने तो योग साधना पर बल दिया और वो काया साधना पर बल देते थे। हठ योग गुरु महिमा पिंड ब्रह्मांडवाद सिद्ध साहित्य का वैशिष्ट है, ये गलत है मित्रों, क्योंकि ये गुरु महिमा तो चलो सब जगह मिल जाती है, लेकिन पिंड ब्रह्मांडवाद या हठ योग जो है, विशेषकर पिंड ब्रह्मांडवाद, ये तो सिद्ध साहित्य से कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये तो नाथ साहित्य से संबंधित है। और गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने बताया, ये तो सही है। तो 3 का उत्तर 3 4। इनमें से असंगत युग्म पहचानिए। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल सरेपा का, कागा तरुवर पंच बिड़ाल लुईपा का, आगम वे पुराने पंडित मान बहंती कन्हपा का, पुरुष कहानी और कथो जसुपथावे पुत्तु, ये तो विद्यापति का है ना। बालचंद बिज्जा वही भाषा, दुई नहीं लग गई दुज्जन हासा, सक्के वाणी बहुवन भावई, पाव रस मम ने पावई, सुधा भी के निर्मल बाला, सखी है कि पूछ जी अनुभव मोए, विद्यापति की चर्चित पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानिए। तो 5वां देखिए, गे पदों की परंपरा सिद्ध साहित्य में देखिए, बिल्कुल सही बात है। चर्या पदों में गेयता का पूरा गुण है, और जैन साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है, ये भी सही है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, गलत, राजस्थान से होता है। रासो साहित्य तो प्रतिनिधि साहित्य है। श्रीशैल पर्वत सिद्ध साहित्य का प्रधान केंद्र है, तो ये भी सही है। 5 का सही उत्तर 3। मध्यकालीन सूफी तथा राम काव्यों की शिल्पगत पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया है किसने, बताओ। जैन साहित्य ने, सिद्ध साहित्य ने, रासो साहित्य ने, नाथ साहित्य ने। मध्यकालीन सूफी तथा राम काव्यों की शिल्पगत पृष्ठभूमि को जैन साहित्य ने तैयार कर दिया है। सूफी और राम काव्यों में आप देखेंगे कैसे हम जैन साहित्य के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रबंधात्मकता को खूब सहारा दिया। हालांकि जैन साहित्य में मुक्तक भी लिखे गए, पर प्रबंध ज्यादा लिखे गए। दूसरा, स्वयंभू ने पाउंचर्यू में कड़वक बद्धता को शुरू कर दिया, और कड़वक बद्धता का प्रयोग तो कुछ भिन्न रूपों में सूफी और राम भक्ति साहित्य में भी देखने को मिलता है। तो प्रबंधात्मकता और कड़वकता, ये भाषा और शैली के स्तर पर आप कह सकते हो कि जैन साहित्य ने कहीं न कहीं मध्यकालीन प्रबंधात्मक साहित्य को प्रभावित किया है। संत साहित्य और कृष्ण भक्ति साहित्य तो मुक्तक शैली में है, और सूफी और राम काव्य प्रबंध शैली में मिलता है प्रधानतः। 6 में 1। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि का वैशिष्ट नहीं है। रसवादी सिद्धांत भी है, लोकमंगल भावना भी है, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंबन भी है, लेकिन परंपरा के निरंतरीय बोध पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अधिक बल है। ये तो विधेयवादी हैं और तत्कालीन परिवर्तनों को तदयुगीन परिवेश में ही खोजने पर बल देते हैं, परंपरा पर इनका इतना आग्रह नहीं है। बिल्कुल गोविंद सही उत्तर है, 7 में 4। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष वैसे भी कविता का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है, जहां सब कुछ पद्य में है, कथाएं, इतिहास, नैतिक रचनाएं, कोश, यहां तक कि रुपए की गाथा भी।
ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दातासी या मिश्र बंधु? गारसा दातासी ये है, गारसा दातासी। क्वेश्चन नंबर 16, भक्तिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, 8 के बाद साइड में आएंगे, 9 नंबर पर ये रहा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानना है। नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। राम खेलावन पांडे का हिंदी साहित्य का नया इतिहास है। सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हिंदी भाषा और साहित्य नहीं है। श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है इस नाम से, तो इनका तो खड़ी बोली का हिंदी साहित्य का विकास निकलेगा, तो ये चौथा ही असंगत हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में किस आलोचक ने टिप्पणी की? एक इतिहास उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। ये टिप्पणी किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह जैनेन्द्र या राम कुमार वर्मा? जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र ने एक निबंध और लिखा है, अगर मैं गोदान लिखता। ये निबंध किसका है? अगर मैं गोदान लिखता, जैनेन्द्र का, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई मैं गोदान लिखता तो ना ही उसमें इतने पात्र होते, ना ही इतने पृष्ठ होते। क्वेश्चन 11, उन्होंने हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से अविच्छिन्न करके देखा है, इसलिए बार बार संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की चर्चा की है। प्रस्तुत कथन आप बताइए किस इतिहासकार, आलोचक के इतिहास क्रम को व्यंजित कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये है द्विवेदी जी, नामवर सिंह जी के गुरु। इनके बारे में तो कहते ही है कि संस्कृत इनकी जिह्वा है, हिंदी इनके हाथ है, अपभ्रंश इनके पांव हैं। तो ये तो बहुत बड़े भाषाविद हैं, चारों भाषाओं के ज्ञाता है ये। काल क्रमानुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो मित्रों 4 रचनाएं दी है, पद्मावत, मृगावती, चित्रावली, मधुमालती। इनमें सबसे पहले तो मृगावती है 1501 में। वैसे इसका समय 1503 भी मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को पहली सूफी रचना माना है और शुक्ल जी ने इसका समय 1501 गिनाया है, उसी को हमें ध्यान रखना है। पद्मावत है 1540 में, और ये भी ध्यान रखना कि स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका 927 हिजरी संवत दिया है, उसके अनुसार 1520 ईस्वी ठहरता है। 1520 जायसी के अनुसार। है ना? और वैसे सर्वमान्य मत क्या है? 1540 में ये पद्मावत लिखी गई रचना, उस समय शीर्षा सूरी शाही वक्त था, लेकिन सूफी साहित्य राज्य के आश्रय में नहीं लिखी गई, लोक के आश्रय में लिखी गई है, जैसा कि गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। मधुमालती है ये 1545 में है। चित्रावली है 1613 ईस्वी में, उस्मान की चित्रावली। तो क्रम हो गया हमारा सही 4। और सूफी रचनाओं को क्रम से लगवाने का एक कालक्रम वाला सवाल जरूर आ सकता है, जरूर ध्यान रखना आप, है ना भाई भोजराज? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास की रचना धर्मिता से संबंधित है। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत, पदावली और अन्य प्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत कथन के विचारक कौन है? द्विवेदी जी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या शुक्ल जी? रामचंद्र शुक्ल। वैसे तो संस्कृत निष्ठ आपको इनकी भाषा मिलेगी, सूरदास की भी साहित्यिक ब्रजभाषा संस्कृत निष्ठ है, लेकिन जितनी संस्कृत गर्भित तुलसीदास की है उतनी उस स्तर पर सूरदास की नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति, लोक में यश की प्राप्ति, परंपरा का अनुपालन, स्वांत सुखाय।
स्वांत सुखाय और लोक मंगल दो ही शब्द जुड़ेंगे, तो स्वांत सुखाय के रूप में तो की गई है, लेकिन उसका काव्य प्रयोजन तो इन्होंने लोक मंगल ही बताया है। कीर्ति भनीति है ना। अब लेकिन लोक में यश की प्राप्ति ये नहीं बैठ रहा ना, लोक मंगल अलग चीज है, यश की प्राप्ति अलग। कीर्ति भनीति भूति बल सोई सुर सुरीसम सब कहित होई, ये आती है पंक्ति बालकांड में। कीर्ति भनीति भूति, भनीति माने रचना, भूति माने संपत्ति। रचना उन्हीं के लिए हितकारी है जो गंगा जी के समान सबका हित करती चले। 14 में 4, 15 कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। इस कथन के विचारक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल, या कह सकते हैं इसमें बाबू श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कालखंड के साहित्य में भक्ति, ईश्वर प्रेम और प्रकृति प्रेम की उदात्त भावभूमि मिलती है। कृष्ण भक्ति समर्पित व्यक्तित्व की सुंदरतम झांकी इस कालखंड के साहित्य की विशेषता है। ये तो सही है। जनपदीय प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति कृष्ण भक्ति कवियों से अधिक राम भक्त कवियों में मिलती है, ये कहना गलत है। बच्चन सिंह के इतिहास में साफ लिखा हुआ है, जनपदीय प्रेम जितना कृष्ण भक्ति साहित्य मिलेगा उतना राम भक्ति नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे रसखान पैदा हुए हैं कि मानस हो तो वही रस खाने, ब्रजमंडल में ही जन्मते, मरना वही मांगते हैं, चाहे पत्थर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने। राम भक्त देख लो आप, तुलसीदास ने तो बाद में अयोध्या छोड़कर काशी में निवास ले लिया। तो जनपदीय गहरा लगाव आपको कृष्ण भक्ति साहित्य में ही अधिक मिलेगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानना है तो पहचानिए। काव्य शिल्प की दृष्टि से भक्ति काल का काव्य बहुत ही समृद्ध कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। भक्ति काल के कवियों की मूल प्रेरणा का स्रोत भक्ति भाव के साथ काव्य शास्त्र भी रहा है। नहीं, ये तो आप रीति काल में आता है, काव्य शास्त्र तो प्रमुख रूप से, यहाँ तो भक्ति भाव ही प्रमुख रहा है। अब भक्ति के भाव से ही साहित्य लहरी और ऐसी रचनाएं लिख दी गई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन काव्य शास्त्र इनका उद्देश्य नहीं है, यह आचार्यत्व यहाँ नहीं मिलता। 17 में 2 बाकी सूरदास और तुलसीदास के काव्य में प्रस्तुत विधान का सौंदर्य अपने पूर्ण निखार में देखा जा सकता है। यह सौंदर्य विधायक सभी तत्व विश्व के काव्य में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जो भी है 17 का सही उत्तर 2, बाकी सब सही है। जाथल कीन बिहार अनेकन ताथल बैठ कांक रिचन्यो करे, जा रसनासु कीन बहु बातनी ता रसनासु चरित गुनो करे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठाकुर की, घनानंद की, बोधा की, आलम की। बताओ, बिल्कुल सही जवाब है इसका आलम। आलम की कौन कौन सी आलम के लिए रचना प्रसिद्ध है? माधुनल काम कंदला के भी नाम से इनकी रचना मिलती है। स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता है यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। ये तो होता है, इसे भाव का उच्छल प्रवाह बहता है, बिल्कुल सही। ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति प्रधान होता है, जो सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, बिल्कुल सही। तो ये तो उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से घनानंद की काव्यगत विशेषता नहीं है, भावात्मकता भी है, लाक्षणिक वक्रता भी है, लेकिन अविद्यार्थ सौंदर्य नहीं है, रहस्यात्मकता भी है। असल में जो स्वच्छंदवादी कवि होता है वो लक्षणा में और व्यंजना में अपनी बात कहता है ना, बिल्कुल सही है भोजराज, इसका उत्तर 3। रावरे रूप की रीति अनूप नयन लागत जो जो निहारी, पंक्ति है किसकी? आलम घनानंद बोधा रसनिधि, घनानंद की। रावरे माने आपके, नायिका का सौंदर्य नित्य नूतन परिवर्तनशील है, जैसे जैसे उसको देखते हैं वैसे वैसे वो नया नया लगता है सौंदर्य बोध। कवि देव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं अधिक आकर्षक प्रभावी कही जा सकती है, बिल्कुल सही है। काव्य गुणों में लक्षणों की सुबोधता, स्पष्टता और संक्षिप्तता मिलती है, ये भी सही है। लेकिन लक्षणों में, उदाहरणों में स्पष्टता मिलती है, ये कहना गलत है। इसका उत्तर होगा 3। और मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति मिलती है, तो मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति तो मिलती है, ये है ना। हाँ हाँ, तुलसीदास को ऐसा कोई संबोधन नहीं है कि अनुप्रासों का बादशाह किसने कहा। एक तो देखो इसमें क्या है कि बच्चन सिंह ने तो कहा है तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, है ना चुन्नीलाल, और उदय भानु सिंह ने कहा है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। और आनुसानुप्रासिकता की भूरी भूरी प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल ने की है। उन्होंने तो इनके सांग रूपक की प्रशंसा की है कि मानस में ज्ञान और भक्ति के विवेचन में इन्होंने लंबा सांग रूपक प्रस्तुत किया है। तो इनकी अनुप्रास योजना की विशेष प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल ने की है। लेकिन ऐसे कोई स्पष्ट उन्होंने ये कहा हो भाई